Now we are going to start our next chapter called thermal expansion. बेसिकली किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं, कि जब हम हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो एक्सपैंड होता है, वो फैलता है। उसी की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, सबको मालूम है चीज़ों को गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड करता है, सबको पता है कि नहीं पता? पता है ना? इसी चीज़ की स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों चीज़ें एक्सपैंड होती हैं जब हम उन्हें गर्म करते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कर्व। ये कर्व सबको याद होगा। किस चीज़ का कर्व है, कोई बताएगा मेरे को? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का कर्व है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हाँ या ना? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस और इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा ही कर्व आता है ना। अब सोचो, अगर मैं टेम्परेचर 0 केल्विन पे बात करूं, 0 केल्विन पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की 0 होगी। तो पार्टिकल कहाँ रहेगा? पार्टिकल रहेगा या मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे? मॉलिक्यूल्स रहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, क्योंकि उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, वो वाइब्रेट कर नहीं सकते। क्या होगा? वो मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लोकेशन पे रहेंगे, इतनी डिस्टेंस पे रहेंगे। दिस डिस्टेंस इज R0। तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट 0 केल्विन इज दिस डिस्टेंस R0। ठीक है बेटा? पर अगर मैं मॉलिक्यूल का मतलब अगर मैं सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो मतलब मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब ऑसिलेट करेंगे तो उनके बीच में सॉरी उसकी एक रेंज आएगी। लेट से ये तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, लेट से इतनी यहाँ तक मैक्सिमम जाता है, यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक जा पाता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या इस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इतना के मैक्स जो लिखा है, ये इसकी टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की हो जाएगी। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इधर अगर इतनी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर सकती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होते होते, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो राइज हुआ वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा उस वक्त उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इधर भी आ सकता है मॉलिक्यूल और इधर भी जा सकता है। ये भी आपका के मैक्स है। बेसिकली यहाँ पे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हमें पता है ना? तो यहाँ तक मॉलिक्यूल राइज किया, राइज नहीं किया मतलब डिस्टेंस इंक्रीज किया। तो मिनिमम डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना हो गया और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक का हो गया। मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। एवरेज डिस्टेंस क्या आया? इसका और इसका एवरेज यहाँ कहीं पर। अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में किसी भी रेंज में किसी भी डिस्टेंस पे रह सकता है। एवरेज डिस्टेंस इतनी हो गई। अगर हम और काइनेटिक एनर्जी दें, अगर हम और टेम्परेचर बढ़ा दें, तो मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी रह सकता है। एवरेज डिस्टेंस जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना हो गया। तो आप देख रहे हो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे। हाँ या ना? बता दो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब टोटल एनर्जी बढ़ेगी। टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, पार्टिकल के ऑसिलेट करने की रेंज बड़ी होती जाएगी और उसका जो एवरेज डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। yes, यही कारण है टेम्परेचर बढ़ाने पर चीजें एक्सपैंड करती हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर चीजें क्यों एक्सपैंड करती हैं? बिकॉज ऑफ दिस कर्व। पोटेंशियल एनर्जी का जो शेप है, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में जो ग्राफ का जो शेप है, वही रिस्पॉन्सिबल है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है,
तो आगे बढ़े फिर। यस। ओके, तो अब जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। लेट्स से हमारे पास ये एक रॉड है, हम जिसकी लेंथ है एल एट टेम्परेचर टी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, टेम्परेचर टी पर इसकी लेंथ है एल। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, नीचे आग लगा दी, ये हीट हुआ, हीट होगा तो ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड होके कुछ इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं होता है बट आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया मैंने। तो इसकी जो नई लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, नई लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा एल, जब टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा टी पे। टेम्परेचर T पर लेंथ L थी और टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी पे लेंथ L प्लस डेल्टा एल हो गया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पे लेंथ इंक्रीज हो रही है। दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, है ना। तो इस डेल्टा एल और डेल्टा टी के बीच में कुछ रिलेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ रही है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि डेल्टा एल is proportional to delta t and it is also proportional to the original length L, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको L बोलने की जगह L नॉट बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये L नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल लेंथ L इज इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L है, तो इट इज इक्वल टू L नॉट। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T। दिस इंप्लाइज डेल्टा L इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देखिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर अल्फा होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। तो डेल्टा एल हो जाएगा एल नॉट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और लेंथ L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, दैट इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला आया, लेंथ L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला बना आपके लेंथ का, और ये फॉर्मूला बना चेंज इन लेंथ का। ये ज़्यादा मतलब देखो, ये ज़्यादा यूज होता है पर ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? यहां पर बस एक चीज समझ लीजिए, अल्फा क्या है। तो अल्फा आपके अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, जैसे कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ठीक है। अल्फा होता कितना है, सॉरी अल्फा को कहते क्या है, अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नहीं बोलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं इसे, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है ये, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो अल्फा है, इसकी जो वैल्यू होती है 10 टू पावर -7 से 10 टू पावर -5 के रेंज में रहती है। 10 टू पावर -4 हो सकता है किसी क्वेश्चन में, बट इस ऑर्डर की रहती है, 10 टू पावर -7 से 10 टू पावर -5 के ऑर्डर की रहती है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा इतना होता है 10 टू पावर -7 से 10 टू पावर -5 तक, मतलब काफ़ी छोटा है, मतलब काफ़ी छोटा है। देयरफॉर अल्फा डेल्टा टी भी काफ़ी छोटा है। देयरफॉर लेंथ L जो है ना, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल नॉट ही हुआ। इसलिए आप जब डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी लिख रहे हो तो काम कर जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली आपका जो डेल्टा एल है इट इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है। समझ में आई बात, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है। ये आपका ट्रूअर इक्वेशन है। मतलब ये जो एल नॉट यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं ना, ये एल नॉट भी वेरिएबल होगा, बट बिकॉज अल्फा डेल्टा टी इज सो स्मॉल, इट
डजेंट मेक सेंस कि यहाँ पे हम एल नॉट की जगह एल लिखें और कंफ्यूजन हो, क्योंकि एक्चुअली ये भी गलत है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए dl इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी, ये सही इक्वेशन है, ठीक है। बट ये कभी काम नहीं आएगी एक्सेप्ट फॉर सब स्पेशल केसेस, जिसको हम देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जनरली सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके इससे और इससे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, तो अगला केस हम देख ही लेते हैं जिसमें हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी rather than ये। कब होगा ऐसा? जब चेंज इन टेम्परेचर बड़ा हो, सच दैट अल्फा डेल्टा टी इज नॉट वेरी स्मॉल, इज ऑल्सो लार्ज। मतलब यहां देखिएगा, यहां 1 में अल्फा डेल्टा टी ऐड हो रहा था ना, अगर ये अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा है तब ये इक्वेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये अल्फा डेल्टा टी 1 के कंपेरेबल हो जाए, मतलब 0.05 से बड़ा हो जाए, 5% से ज़्यादा हो जाए, तो हमें ये इक्वेशन यूज नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए उस केस में, आगे देखते हैं। अगर अल्फा डेल्टा टी लार्ज है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि dl इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ये इक्वेशन काम करेगी। दिस मीन्स दैट dl is equal to alpha dt, dl is equal to l alpha dt, ठीक है। दिस इंप्लाइज dl by l is equal to alpha dt, विच मीन्स अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं dl by l को, तो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा dt। l इनिशियल लेंथ l नॉट है, फाइनल लेंथ को l मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर को t नॉट मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर को t मान लेते हैं। t नॉट टेम्परेचर पे लेंथ l नॉट है, t टेम्परेचर पे लेंथ l है, लेट्स से। तो यहां पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज ln l बाय l नॉट इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन। इसमें मैं अल्फा को बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन अल्फा को अगर मैं इक्वेशन के इंटीग्रेशन के बाहर निकाल रहा हूं तो एक कंडीशन होगी इसकी। क्या होगी वो कंडीशन? अल्फा ओनली इफ अल्फा इज कांस्टेंट। अब ध्यान दो, अल्फा हमेशा कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। अल्फा जो है आपका वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, समझ में आई बात? अल्फा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, इनफैक्ट प्रैक्टिकली डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर पे एक मटेरियल का अल्फा अलग अलग होता है, बट वो वेरिएशन काफी कम होता है, इसलिए हम अल्फा को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ln l बाय l नॉट इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, अल्फा को कांस्टेंट मानते हुए हमने बाहर निकाल लिया। सो दिस मीन्स दैट ln l बाय l नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट या अल्फा डेल्टा टी। सो दिस मीन्स दैट L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज वैलिड ओनली इफ, कब वैलिड होगा ये? जब ये मीट करे अल्फा इज अ कांस्टेंट, है ना। अब इसमें एक चीज और समझिए कि इफ अल्फा डेल्टा टी इज स्मॉल, तो आप लोगों ने लिमिट्स तो पढ़ा होगा ना? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है? 1 होता है ना? है ना? यस सर। तो अगर x छोटा है तो e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 है। दिस इंप्लाइज e टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? देयरफॉर l इज इक्वल टू एल नॉट इंटू ई टू पावर x की जगह 1 प्लस x 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आई बात? हाँ या ना?
Yes, sir. जो थोड़ी देर पहले आया था ना इक्वेशन वापस आ गया। बट ये कब आएगा? अगर अल्फा डेल्टा टी छोटा है तब। अगर अल्फा डेल्टा टी छोटा नहीं है तो आपका ये वाला इक्वेशन ट्रू होगा। आपके 99.9% के क्वेश्चंस में अल्फा डेल्टा टी छोटा ही होगा। बहुत स्पेसिफिकली जब यही कॉन्सेप्ट पूछना होगा किसी को तभी वो अल्फा डेल्टा टी को बढ़ा देगा या फिर अल्फा को वेरिएबल देगा। ठीक है, आगे बढ़ें। इसमें सिंपली अगर कोई क्वेश्चन आ गया अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप सॉल्व कर लोगे ना इसको। बस यहाँ पर अल्फा बाहर नहीं निकाल लोगे, अल्फा इज इक्वल टू एफ टी डाल के उसको इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। Yes, sir. वो तो इजी है, तो उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल करा रहा हूँ। एक कॉपी हो गया यहाँ तक? नहीं हुआ है, ओके। Sir, done. ठीक है, अच्छा आ ही गया उस पर क्वेश्चन जिसमें टेम्परेचर के साथ अल्फा वेरी कर रहा है, उसका क्वेश्चन आ ही गया। क्या दे रहा है, क्या दे रखा है इसमें? अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L has variable linear coefficient of expansion which increases linearly from alpha to 2 alpha as temperature rises from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Okay. Then the fractional change in its length for a temperature rise from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius will be. यहाँ पर एक और काम है, आपको एज्यूम करना है अल्फा टू बी स्मॉल। अल्फा स्मॉल ही मानना है आपको, तो अल्फा डेल्टा टी भी स्मॉल ही रहेगा, बट अल्फा कांस्टेंट नहीं, अल्फा वेरिएबल है। ठीक है, अगर अल्फा वेरिएबल है तो मुझे बताना है कि अल्फा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 अल्फा हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हम अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकाल लेते हैं। यहां पर है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर है, सॉरी गलत बोल गया, यहां पर है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बोला है उसने? 0 डिग्री सेल्सियस पे तो अल्फा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 2 अल्फा है और बीच में लीनियरली वेरी कर रहा है। मैं एक जनरल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर इसका अल्फा निकालना चाहता हूं। इसके लिए मैंने क्या बोला, लेट से ये यहां पे अल्फा x हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस अल्फा, ये है t, ये कितना है? 2 अल्फा माइनस अल्फा इज अल्फा, ये लेंथ, एंड दिस इज 100। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए लिख सकता हूं मैं कि x माइनस अल्फा अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 100। दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज इक्वल टू t अपॉन 100 इंटू अल्फा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस टी बाय 100। ये समझ में आया सबको? हाँ या ना? यहाँ पर मैंने टी को डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ डेल्टा टी से मतलब होता है ना जनरली, मतलब इस थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा डेल्टा टी आ रहा है ना, इसलिए टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैंने अल्फा एज मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा निकाल लिया, हाँ या ना? अब मेरा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक्स है, अल्फा नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया।
ठीक है। क्या हो गया, समझ में नहीं आया तो बोल दो ना भाई, बता दूंगा वापस से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको समझ में आ गया, अब क्या कर सकता हूं, आप बोलोगे नहीं तो। ओके, सो मैंने क्या किया है यहां पर, ये स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकाल लिया। ये मेरा इक्वेशन बना x इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1+T/100। अब मैं बोलूंगा हमारा जो dl होता है, ये होता है आपका, dl का फॉर्मूला क्या है, dl इज इक्वल टू l, अल्फा की जगह x लिखूंगा यहाँ पे, dt, एल अल्फा dt होता था, अल्फा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इस पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, x है। दिस इंप्लाइज dl इज इक्वल टू l इंटू एक्स, कितना है, x है आपका अल्फा इंटू 1+T/100 dt। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था अल्फा स्मॉल है, इसलिए एल अल्फा स्मॉल है, मतलब डीएल भी स्मॉल ही होगा। समझ में आई बात, डीएल स्मॉल होने वाला है, इसलिए आप यहाँ एल की जगह एल नॉट यूज कर सकते हो। समझ में आई बात, हाँ या ना। वैसे Yes, अगर sir. आप एल की जगह एल नॉट यूज नहीं करना चाहो तब भी काम हो जाएगा, थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, बट काम तो हो ही जाएगा। तो मैं उसी तरीके से करा देता हूँ। दिस इंप्लाइज dl बाय एल इज इक्वल टू अल्फा dt प्लस अल्फा बाय 100 t dt। सो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल दिया। लेंथ एल नॉट से एल गया, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया था, 0 डिग्री से 50 डिग्री गया था, राइट। टेम्परेचर गया है आपका 0 डिग्री से 50 डिग्री तक, यहाँ पे भी टेम्परेचर गया है 0 डिग्री से 50 डिग्री तक। ध्यान रखिएगा ये जो टेम्परेचर T है ये डिग्री सेल्सियस में ही है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको। दिस इंप्लाइज ln L बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 50 डिग्री माइनस 0 डिग्री 50 प्लस अल्फा बाय 100 इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, 50 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज ln L बाय एल नॉट इज इक्वल टू 50 अल्फा प्लस यहाँ से आएगा आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 20 उसका, ओके, प्लस 12.5 अल्फा आएगा। कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, 12.5 अल्फा है। दिस इंप्लाइज L बाय एल नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर 62.5 अल्फा, which means L is equal to L naught into e to the power 62.5 alpha, which implies L is equal to L naught into 1 plus 62.5 अल्फा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा इज वेरी स्मॉल। समझ में आई बात। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि आपका अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा इज जस्ट अ कांस्टेंट। आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर dl इज इक्वल टू एल एक्स डी टी लगाया है एल अल्फा डी टी की जगह। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ऑब्वियसली आपको x निकालना आना चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर t, जिसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। वैसे क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा को स्मॉल दे रखा था, आप यहाँ अल्फा को स्मॉल मानते हुए यहाँ एल को एल नॉट मानते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, आसानी से इंटीग्रेट हो जाता, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आती। ये जो अंत में आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया है वो वहीं पे भी लगाए थे तो काम हो जाता। ओके, Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी हो गया, किसी का नहीं हुआ हो तो वो बता दे। Sir, wait. ओके।
Sir, noted. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ये L है, ठीक है। जो मैंने लिखा है इतना समझ में आया तो बता दूं। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है। मतलब हो सकता है कॉपर और एल्यूमिनियम को मिक्स करके हमने कुछ बनाया है, यहाँ पे ज़्यादा कॉपर है, यहाँ पे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, तो बीच में मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली एल्यूमिनियम का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, इस वजह से कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो चेंज होता जा रहा है। समझ में आई बात? कुछ इस तरीके के सिनेरियो इमेजिन किया गया है क्वेश्चन में। तो बोला है कि लीनियरली चेंज हुआ है अल्फा से 2 अल्फा तक, तो हमने इधर का अल्फा माना, इधर का 2 अल्फा माना। तो जिन बोला लीनियरली चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लेट्स से उसको डेल्टा बोल देते हैं, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू, ये अल्फा तो है ही है, किस रेट से चेंज हो रहा है? अल्फा से 2 अल्फा हो गया एल लेंथ में, तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया? 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन एल इंटू एक्स करके आपको यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यहाँ तक समझ में आया तो बता दो। Yes, sir. सबको क्लियर है ये? इसके बाद लेट से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, इसलिए अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग एक्सपेंशन मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करते हैं dx लेंथ का, ठीक है। छोटा सा रॉड का पोर्शन कंसिडर किया हमने dx लेंथ का, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके बेटा, तो मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, डेल्टा इन dx, ये जो dx लेंथ है इसमें जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, क्या था अपने पास? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यही था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे डेल्टा किस में? dx में, dx में डेल्टा चेंज कितना आएगा? डेल्टा dx इज इक्वल टू एल की जगह dx इंटू अल्फा की जगह क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा तो अपन यूज, अल्फा तो अपना क्वेश्चन में दे रखा है ना, हमें तो यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ेगा। क्या यूज किया हमने? यहाँ पे डेल्टा यूज किया, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा, तो डेल्टा हो गया
तो डेल्टा लिख देते अभी के लिए, और चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी नहीं है, टी ही है। सो आई कैन से डेल्टा इन डी एक्स, चेंज इन द स्मॉल लेंथ डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टाइम्स, ये डेल्टा क्या है, ये है अल्फा प्लस अल्फा बाय एल इंटू एक्स इंटू टी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट करने लायक बात क्या है, पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग एक बार, जब हम लोग पढ़ रहे थे elongation इन द लेंथ ऑफ रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, उसमें भी हमने ये चीज लिखी थी, यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं, चेंज इन द स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dx इज इक्वल टू स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल चेंज इन लेंथ, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये हमने वहां पे भी यूज किया था जब हमने elongation इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट किया था, खुद के लोड की वजह से जो लेंथ एक्सटेंड हो गया था, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेस था, इसलिए अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेन आया था। हमने हर एक छोटे छोटे पोर्शन में चेंज इन लेंथ निकाल के उन सबको जोड़ के टोटल चेंज इन लेंथ निकाल दिया था, राइट? तो हर एक छोटे छोटे पोर्शन का जो चेंज इन लेंथ है, बेसिकली वो टोटल चेंज इन लेंथ का छोटा पोर्शन है। सो डेल्टा डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डेल्टा एल। सो वी हैव दिस implies डी ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट टी कांस्टेंट डी एक्स प्लस अल्फा बाय एल कांस्टेंट टी कांस्टेंट एक्स डी एक्स। हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है, अल्फा कांस्टेंट टी कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी एक्स, अल्फा कांस्टेंट टी कांस्टेंट एल कांस्टेंट इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। सो क्या मिलेगा हमें, हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, ये तो आपका जीरो से लेकर डेल्टा एल आएगा, टोटल चेंज इन लेंथ मिलेगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल तक, यहाँ पर भी एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल तक। सो हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल टी प्लस अल्फा बाय एल टी इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, उसमें लिमिट लगा देंगे तो एल स्क्वायर बाय टू, एक एल कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3/2 अल्फा एल टी। हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया, डेल्टा एल बाय एल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3/2 अल्फा टी। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो मैंने ये दो भारी भरकम नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक ठाक से अच्छे क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में करा दी इस चैप्टर के, इसके बाद चैप्टर इजी होता जाएगा, चिंता ना करें। मतलब इन पोर्शंस में अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो डिफिकल्टी इस पर्टिकुलर चैप्टर की नहीं है, वो ओवरऑल फिजिक्स के सोचने के तरीके में ही आपको फिर डिफिकल्टी आ रही है, छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के हर एक टुकड़े में चेंज इन लेंथ निकाल के, एंड मतलब वेरिएबल्स को हैंडल करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, अगर आपको यहाँ डिफिकल्टी है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो प्रॉब्लम कहीं और है, इन चैप्टर्स में नहीं है, आपको कहीं और है, उस पर आपको वर्क करना होगा। अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। Yes. तो अब बात करेंगे एक्सपेंशन इन एरिया की। क्या है ये, अपने पास कोई मान लेते हैं शीट है मेटल की या किसी भी चीज़ की, हम अगर इसे हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, कुछ कैसे एक्सपैंड करेगा, तो कुछ इस तरीके से, है ना? तो ओरिजिनल एरिया इसका ए नॉट था, ये वाला जो एरिया आया है दिस एरिया इज डेल्टा ए, तो फाइनल एरिया ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस डेल्टा ए हो जाएगा, है ना? अब आपका ये जो डेल्टा ए होता है, बिल्कुल जैसे लेंथ वेरी करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू बीटा डेल्टा टी होता है, और एरिया ए इज इक्वल टू
ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है, जहां डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यहां बीटा क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है कोइफिशिएंट ऑफ, वहां क्या था, कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहां कहलाता है कोइफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या फिर सरफेस एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सरफेस में जो एक्सपेंशन होता है उसका हम लोग यहां पर उसके लिए हम लोग बीटा यूज करते हैं। ए सरफेस एरिया के लिए ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इस तरीके से एरिया एक्सपैंड करता है। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि बीटा की वैल्यू 2 अल्फा होती है, इजीली निकाल सकते हो, अल्फा दे रखा होगा तो आप आसानी से बीटा भी निकाल सकते हो। कैसे आप बीटा से अल्फा निकाल लिए, ये वैल्यू कैसे आती है, तो देखिए लेट्स से इसकी जो लेंथ थी ओरिजिनल वो L नॉट थी और विड्थ आपकी B नॉट थी, तो एरिया A कितना हो जाएगा, क्या एरिया A को मैं L नॉट इंटू बी नॉट बोल सकता हूं, हाँ या ना, बोल सकता हूं, एरिया A नॉट। यही अगर हम नए एरिया के बारे में बात करें एक्सपेंशन के बाद, तो नया एरिया हो जाएगा फाइनल लेंथ L इंटू फाइनल विड्थ B, दैट इज इक्वल टू, नाउ फाइनल लेंथ L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और फाइनल विड्थ B हो जाएगा B नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन में तो अल्फा ही काम आएगा ना, लेंथ L नॉट का भी लीनियर एक्सपेंशन हो गया, विड्थ B नॉट का भी लीनियर एक्सपेंशन हो गया, so that is equal to L naught B naught into 1 plus alpha delta t. Now L naught B naught is A naught, so this is equal to A naught into 1 plus alpha delta t is 1 plus alpha delta t क्या हो जाएगा, सॉरी का होल स्क्वायर होगा ना ये 1, तो क्योंकि अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है, स्क्वायर करोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2x होता है, अगर x बहुत छोटा हो 1 से, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, अल्फा डेल्टा टी तो बहुत छोटा है, तो इसलिए हो जाएगा ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। समझ में आई बात, तो 2 अल्फा जो यहाँ आया इसी को हमने बोल दिया बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि एरिया जब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ जाएगा, विड्थ भी बढ़ जाएगा, इसलिए ना एरिया बढ़ेगा। आप सर्कल से भी कर सकते थे, सर्कल का रेडियस बढ़ जाएगा आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का फिर से स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। समझ में आई बात? यस। वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी क्या होगा, वॉल्यूम में भी आपका जो फॉर्मूला बनता है वैसा ही बनता है, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां गामा क्या है, गामा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या वॉल्यूम एक्सपेंशन जो भी लिख लो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, गामा की वैल्यू 3 अल्फा होती है, बेसिकली अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा जो है ये 1 इज टू 2 इज टू 3 होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे बता सकते हो, जैसे पिछले केस में हम लोगों ने रेक्टेंगल लिया था, यहाँ पे हम क्यूबॉइड ले सकते हैं। हम बोल सकते हैं वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू बी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इंटू एच नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा L नॉट बी नॉट एच नॉट इंटू 1 प्लस, सॉरी सर वहाँ पे अल्फा अल्फा ही आएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, यहाँ पे दोनों जगह लेंथ ही है ना, तो अल्फा ही आएगा, बीटा और गामा क्यों आएगा, अल्फा अल्फा। ठीक है, जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का
होल क्यूब दैट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और इसी 3 अल्फा को हमने क्या नाम दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया गामा। ठीक है, सो गामा कितना हो गया 3 अल्फा, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कितना होता है 1:2:3, ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको लग रहा होगा ये तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया, ऐसा नहीं है। आपको ये भी तो याद होगा कि लेंथ एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी था, याद है? यस विड्थ सर। बी कितना हो जाएगा बी नॉट इंटू ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी, और हाइट एच कितना हो जाएगा एच नॉट इंटू ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी। तो वॉल्यूम वी कितना हो जाएगा एल नॉट बी नॉट एच नॉट इंटू ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई टू पावर 3 अल्फा डेल्टा टी। देख रहे हो 3 अल्फा आ गया ना यहाँ पे भी, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाओगे तो ज़्यादा आसानी से आता है। ठीक है, गामा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होता है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। सर वेट। ओके, ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन प्रूफ है। डन सर। सबका हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। हम लोग इसका प्रूफ भी देख चुके हैं, शायद मैंने प्रूफ के लिए अलग से स्लाइड सुनाई थी, बट मैं पहले ही पर आ चुका हूँ, है ना? नहीं करा है मैंने, यही ऐसे ही था प्लान। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं फिर अगला एग्जाम्पल। The figure shows an annular disk of inner radius small r and outer radius capital R। मतलब inner radius जो है आपका ये small r है और outer radius capital R है। What happens to small r and capital R on heating the disk? अगर हम डिस्क को गर्म करेंगे तो small r और capital R पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कौन सा बड़ा हो जाएगा कौन सा छोटा हो जाएगा, ये बताना है। स्मॉल आर और कैपिटल आर में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा अगर मैं इसको हीट करता हूं तो, ये बताइए। आंसर दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो भैया ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन ए कैपिटल आर इंक्रीजेस स्मॉल आर डिक्रीजेस, ऑप्शन बी कैपिटल आर डिक्रीजेस स्मॉल आर इंक्रीजेस, ऑप्शन सी कैपिटल आर इंक्रीजेस स्मॉल आर भी इंक्रीजेस, ऑप्शन डी कैपिटल आर भी डिक्रीज हुआ स्मॉल आर भी डिक्रीज हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गलत है सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों इंक्रीज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक्सपेंशन होगा हर एक दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना? मतलब कि ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑल डायमेंशंस इंक्रीज, सारे के सारे डायमेंशन इंक्रीज होंगे। अगर आप बोल रहे हो स्मॉल आर डिक्रीज हो गया, मतलब अंदर वाले सर्कमस्टेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो तो और पास पास में आ गए ना, अंदर वाले सर्कमफ्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पास पास में आ जाएंगे ना, हाँ या ना बताओ। सर रिलेटिवली Yes, sir. वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ना, अगर स्मॉल आर डिक्रीज हो गया तो 2πr में, मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले 2π स्मॉल आर लेंथ में 100 मॉलिक्यूल्स को रखना था, आपने स्मॉल आर को डिक्रीज कर दिया तो कम लेंथ में 100 मॉलिक्यूल्स को रहना पड़ेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा ना, तो इसलिए स्मॉल आर डिक्रीज नहीं हो सकता। क्या होगा, दोनों इंक्रीज होंगे। कैसे इंक्रीज होंगे, कुछ इस तरीके से, समझ में आई बात। आपका यहां पर कैपिटल आर भी हो जाएगा कैपिटल आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और स्मॉल आर भी हो जाएगा स्मॉल आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसलिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर नॉट माइनस स्मॉल आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब कि इसकी थिकनेस भी इंक्रीज होगी, सब कुछ इंक्रीज होगा। समझ में आई बात। Yes, sir. ध्यान दीजिए, यहां पर जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर था ना, यही थी ना आपने क्यों बोला कि सर कैपिटल आर इंक्रीज हो जाएगा स्मॉल आर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको लगा सर तभी तो ये वाला डायमेंशन इंक्रीज होगा, है ना, वो वाला डायमेंशन अभी भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। ऐसा समझ लो, कैपिटल आर आपका 100 है, स्मॉल आर आपका लेट से 50 है, दोनों में 50% इंक्रीमेंट हो गया, तो कैपिटल आर हो गया कितना 150, स्मॉल आर हो गया कितना 75, तो दोनों का बीच का डिफरेंस भी तो पहले कितना था 50 था, वो भी बढ़ के 75 हो गया, हाँ या ना। यस सर। तो सब कुछ एक्सपैंड होगा, सारी के सारे डायमेंशन इंक्रीज होंगे। समझ में आई बात, क्योंकि किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ऑन थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। शेप चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइज चेंज होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इस केस का आंसर दीजिए कि इस गैप पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ये रिंग को मैं गर्म करूंगा तो। बोलिए, what will be the effect on this gap if we heat this ring? क्लोजर। पास में सर आएगा? गैप छोटा हो जाएगा। नहीं, बड़ा होगा, गैप विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि सारे के सारे डायमेंशंस इंक्रीज करते हैं। समझ में आई बात। कैसे, कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है, बड़ा हो गया ना, इसके मुकाबले ये वाला गैप बड़ा है ना, हाँ या ना। यस सर। शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है इन क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ एक बार का डायग्राम बनाइए, इनिशियल और फाइनल दोनों बनाने जाओगे कभी बना ही नहीं पाओगे डायग्राम, ठीक है। पिछले वाले केस में भी ये फाइनल ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। स्मॉल आर भी इंक्रीज होगा, कैपिटल आर भी इंक्रीज होगा। इसमें इस क्वेश्चन में भी सिर्फ ये वाला डायग्राम बना दीजिए, फाइनल डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। कॉपी हो गया, यस सर। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स पर। ये एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, किसी को पता है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने क्लास 7th 8th में या 9th 10th में, कभी ना कभी पढ़ा होगा, और 12th में अच्छे से पढ़ोगे। सॉलिड से 12th में कि 11th में? बेटा सॉलिड स्टेट आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है 12th में कि 11th में? 11th में नहीं है ना, हाँ सर। 12th में ना, ठीक है। तो ये आप 12th क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। 9th 10th में पढ़ा होगा। एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? मटेरियल्स
with different properties along different directions। वो मटेरियल जो एक्स डायरेक्शन में किसी और तरीके से की प्रॉपर्टी को शो करें, वाई डायरेक्शन में कुछ और शो करें और जेड डायरेक्शन में कुछ और शो करें, उनको क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स। अब आप बताइए, केमिस्ट्री में आपने ये दो वर्ड्स तो जरूर पढ़े होंगे, अमॉर्फस पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्रिस्टलाइन पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा? amorphous crystalline मतलब है। जो भी है ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फिजिक्स, मेरे को फिजिक्स में इतने की जरूरत नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ लोगे अमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, उसमें से कौन सा एनाइसोट्रोपिक मटेरियल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। बट एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में मुझे इतना मतलब है कि मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। देखो, अमॉर्फस कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं हो सकता, सॉरी अमॉर्फस कभी भी एनाइसोट्रोपिक नहीं हो सकता। एनाइसोट्रोपिक कभी भी हमेशा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन मटेरियल ही एनाइसोट्रोपिक हो सकता है। ये भी नहीं कि हर एक क्रिस्टलाइन मटेरियल एनाइसोट्रोपिक होगा, पर अमॉर्फस मटेरियल्स कभी भी एनाइसोट्रोपिक नहीं होते। ठीक है, वो बताना था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे केमिस्ट्री में आप देख लोगे। तो आपका वो मटेरियल्स जो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हम एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? एक्स डायरेक्शन का अल्फा अलग है, वाई डायरेक्शन का अल्फा अलग है, जेड डायरेक्शन का अल्फा अलग है। समझ में आई बात? तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जो एक्स वाई प्लेन होगा, उस प्लेन का अगर मैं बीटा निकालना, जो बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। मैं प्रूफ एक बार में करा दूंगा। अगर मैं बीटा वाई जेड प्लेन का निकालने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। और अगर मैं बीटा निकालने जाऊंगा जेड एक्स प्लेन का तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा जेड प्लस अल्फा एक्स। इतना ही नहीं, अगर मैं गामा निकालने जाऊंगा तो गामा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा का कोई स्कोप है नहीं, क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। मैं सीधे गामा का प्रूफ करा दे रहा हूं, बाकी के प्रूफ ऐसे ही, बीटा वाले प्रूफ ऐसे ही होंगे। तो देखो, गामा का प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा? गामा का प्रूफ मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उसके लिए मुझे डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे ही पता है लेंथ एल जो होगा वो हो जाएगा एल नॉट इंटू, अच्छा नहीं, लेट से एक्स डायरेक्शन में लेंथ एल नॉट से बढ़ के एल हो जाता है, वाई डायरेक्शन में विड्थ है बी नॉट से बढ़ के बी हो जाती है, और जेड डायरेक्शन में हाइट है एच नॉट से बढ़ के एच हो जाती है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी? क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि विड्थ बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी, एंड height h is equal to h naught into 1 plus अल्फा z डेल्टा t? यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। देयरफॉर जो नया वॉल्यूम v हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू एल नॉट इंटू बी नॉट इंटू एच नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा जेड डेल्टा टी। यहां तक भी मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, है क्या? अब देखो, यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं, नोट करके उसका यूज करेंगे हम लोग यहां पर। लेट से मेरे को 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी करना है, ए और बी दोनों बहुत स्मॉल है, दोनों ही 1 से बहुत छोटे हैं। तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या इसको 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी लिख सकता हूं, हाँ या ना?
यार ये तो आता है, क्लास 6 से कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सर अब ए और बी क्योंकि दोनों बहुत छोटे हैं इसलिए ए बी तो बहुत ही छोटा है, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी। सिमिलरली मैं प्रूफ कर सकता हूं कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी अगर हो जाए, जहां ए बी सी सब छोटे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट इंटू, ठीक है, ए बी और सी है ना, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी है। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल्टा टी, और इसी को हमने क्या बोला है, गामा बोला है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो तो बता दो। अगर ई टू पावर वाले तरीके से जाते तो और आसान पड़ता, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत आ जाता है आंसर। ठीक है बेटा। यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ एनआइसोट्रोपिक मटेरियल कंटिन्यू। मेरे को जितना कराना था मैंने पहले ही करा दिया, कंटिन्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्क्वायर शीट विद अ सर्कुलर होल इफ अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, ये क्या है आपका, यहां पर आपका ये अल्फा वाई है, ठीक है। अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा वाई, व्हाट विल हैपन टू द शेप ऑफ द शीट। एक्स डायरेक्शन का अल्फा वाई डायरेक्शन का अल्फा से बड़ा है, इस शीट के शेप को क्या होगा ये बताना है। एलिप्स हो जाएगा। क्या हो एलिप्स जाएगा? हो जाएगा। हाँ, क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, वाई डायरेक्शन में कम एक्सपेंशन होगा, और सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। स्क्वायर का रेक्टेंगल बन जाएगा, सर्कल का एलिप्स, है ना। इसको कॉपी नहीं करना, मतलब आंसर कॉपी क्या करोगे इसमें, ये कर ही लो, बना देना सर्कल के बाद अगली बार ये बना देना, थोड़ा ऐसा बना के ऐसा बना देना, और क्या, है ना। इसका स्क्वायर एंड सर्कल का रेक्टेंगल और एलिप्स बन जाएगा, ठीक है बेटा। लेंथ भी बढ़ेगा, विड्थ भी बढ़ेगा, बट लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेक्टेंगल और एलिप्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन डेंसिटी। क्या होता है बेटा, आपको मालूम है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा, है ना। जब किसी चीज को हीट करूंगा तो उसके मास क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हीट करने से मास बढ़ता है कि घटता है? Plus लगता है. कांस्टेंट रहेगा ना मास, तो चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। सो दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, that is equal to rho naught upon 1 plus gamma delta t, that can be approximated to rho naught into 1 minus gamma delta t। अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम v कितना होता है, v नॉट इंटू ई टू पावर गामा डेल्टा टी होता है ना। तो उस केस में आपका वॉल्यूम डेंसिटी रो आ जाएगा रो नॉट इंटू ई टू पावर माइनस गामा डेल्टा टी। समझ में आई बात? अगर अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना है तो ये आंसर आएगा। आप इसके यहां से भी यहां जा सकते थे डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग दिस पाथ, है ना। तो बेसिकली जब एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Sir, wait. ओके।
Yes, sir, noted. ठीक है, तो मेजर थ्योरी हो गई इस चैप्टर की, सिर्फ प्रॉब्लम्स वाली थ्योरी बची है। तो देखिए क्वेश्चन, इफ लेंथ्स ऑफ कॉपर रॉड एंड एल्यूमिनियम रॉड आर सच दैट द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर्स, फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ। हमें कॉपर दे रखा है, रॉड दे रखा है, दो रॉड्स दे रखी हैं और बोल रखा है कि दोनों की लेंथ कुछ ऐसी है कि दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही 15 सेंटीमीटर रहता है, हर एक टेम्परेचर पे 15 सेंटीमीटर रहता है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है। आपको दोनों का अल्फा दे रखा है जो कि साफ साफ दिख रहे हैं, बहुत छोटे हैं, तो यू डोंट हैव टू वेरी अबाउट ई टू पावर वाला फॉर्मूला। आपको अल्फा डेल्टा टी को छोटा मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ट्राई करते हैं, क्या बोला हमको, हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि कॉपर बड़ा है या एल्यूमिनियम बड़ा है, राइट। तो हम लेंथ ऑफ कॉपर माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम को लिखें 15 सेंटीमीटर, या लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम माइनस लेंथ ऑफ कॉपर को लिखें 15 सेंटीमीटर, हमें यही नहीं पता है ना। लेकिन दो में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके सही आंसर आएगा। एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो निगेटिव आ जाएगा जो कि गलत होगा, है ना बेटा, हाँ या ना, या कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि आंसर गलत है, राइट सर। तो एक तरीका तो ये कि अंधों की तरह यहीं से शुरू कर दो, ठीक है। एक तरीका क्या है, बोला है कि दोनों के लेंथ का डिफरेंस कांस्टेंट है। मतलब क्या है, dl कॉपर माइनस dl एल्यूमिनियम इज 0। मतलब कि लेंथ, जितना कॉपर का लेंथ बढ़ेगा उतना ही एल्यूमिनियम का लेंथ बढ़ेगा, हाँ या ना, तभी तो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। भाई आपके 100 नंबर आए हैं, आपके दोस्त के लेट से 80 नंबर आए हैं, आप चाहते हो दोनों में डिफरेंस कांस्टेंट रहे, इसका मार्क्स 80 से बढ़ के 100 हो गया, तो आपको कितना करना पड़ेगा, 120 करना पड़ेगा ना, तभी तो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा 20 मार्क्स का, हाँ या ना। यस। मतलब इसने, इसके मार्क्स में अगर इंक्रीमेंट 20 का है तो इसके मार्क्स में इंक्रीमेंट कितना है, 20 का। ये दोनों के मार्क्स सेम अमाउंट से बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वैसे ही दोनों की लेंथ में सेम चेंज आना चाहिए, तब जाके लेंथ का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, राइट। मतलब कि जितना कॉपर एक्सपैंड करना चाहिए उतना ही एल्यूमिनियम भी एक्सपैंड करना चाहिए, दोनों को बराबर बराबर एक्सपैंड करना चाहिए, राइट। अब आपको पता है डीएल का फॉर्मूला क्या होता है, डीएल होता है एल अल्फा डी टी, यही होता है ना। Yes, sir. यही होता है, डीएल होता है एल अल्फा डी टी। मतलब क्या हुआ कि डीएल जो है वो अल्फा डी टी दोनों के लिए सेम है, वो अल्फा और लेंथ के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर दोनों का डीएल सेम होगा तो जिसका अल्फा बड़ा होगा उसका लेंथ छोटा होगा, जिसका अल्फा छोटा होगा उसका लेंथ बड़ा होगा। समझ में आई बात। नो देखो, ये सब आपके लिए किसी काम का बचा नहीं, मुझे पता नहीं दोनों में से कौन सी इक्वेशन ट्रू होगी, बट मैंने यहां से शुरू की कहानी। मैंने बोला डीएल इतना होता है, तो मैंने बोला कि जिसका एज दोनों का डीएल सेम है इसलिए जिसका अल्फा बड़ा होगा उसका लेंथ छोटा होगा। तो एज दोनों में से अल्फा किसका बड़ा है, ये 10⁻⁵ ये 10⁻⁶ है, तो एज अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉपर का अल्फा एल्यूमिनियम के अल्फा से बड़ा है, हम क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स दैट लेंथ ऑफ कॉपर इज लेस देन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, हमारे पास इक्वेशन बनी है लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम माइनस लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑल्दो एक बात आता हूं आपको, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला था नहीं अगर हम सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, लेकिन ठीक है देखते हैं। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम माइनस लेंथ ऑफ कॉपर कितना, 15 सेंटीमीटर। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी यहीं से। ये क्या बोल रहा है, लेंथ कॉपर की लेंथ में चेंज इज इक्वल टू एल्यूमिनियम की लेंथ में चेंज। दिस इंप्लाइज एल कॉपर अल्फा कॉपर डेल्टा टी इज इक्वल टू लेंथ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी।
डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया. दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा कॉपर 10 to power minus 5 times length of copper is equal to alpha aluminium 7 into 10 to minus 6 into length of aluminium. तो मैं अगर 10 to power minus 6 से दोनों तरफ डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 10 times length of copper is equal to 7 times length of aluminium. This is equation 2, है ना? समझ में आई बात? तो Yes, sir. ऑब्वियसली अगर कॉपर की लेंथ का 10 टाइम्स एल्यूमिनियम की लेंथ का 7 टाइम्स है तो हम यहां से डायरेक्टली यहां पहुंच सकते थे, हमें इतना सब जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं था, है ना? तो अब हम लिखेंगे एल्यूमिनियम के लेंथ में से कॉपर का लेंथ सब्ट्रैक्ट करें तो 15 सेंटीमीटर आता है. तो फिर मतलब कॉपर की लेंथ है कितनी? 0.7 एल्यूमिनियम, है ना? सो यहाँ से मैंने कॉपर की लेंथ निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर डाली तो मुझे क्या मिला? लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम माइनस 0.7 टाइम्स लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. दिस implies 0.3 length aluminium is equal to 15 centimeter. This implies length of aluminium is equal to 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर है एल्यूमिनियम की लेंथ, therefore length of copper is 35 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर है. समझ में आई बात? हाँ या ना? Sir. सर कॉपी कर लो. Sir, noted. नोटेड? सबका हो गया? यस सर. आगे बढ़ रहे हैं फिर. अगला है इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ के मेजरमेंट पे थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? इसमें मैं केस 1 ले रहा हूं. ओनली रॉड एक्सपेंड्स. लेट से मैं जो लेंथ जिसका मेजर कर रहा हूं वो रॉड है यूजिंग अ स्केल. ठीक है, तो मैं पहले बोल रहा हूं सिर्फ अगर रॉड एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा. तो देखिए रॉड की ओरिजिनल लेंथ को मैंने बोल दिया L0. ठीक है, मेरा स्केल फिक्स लेंथ का, स्केल में कोई एक्सपेंशन नहीं आता तो स्केल ऐसे ही रह जाएगा, पर रॉड इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा. रॉड की लेंथ L कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल लेंथ L0 थी तो L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना? तो ये आपकी लेंथ L इतनी हो जाएगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. मतलब लेंथ इज इक्वल टू L0 इंटू अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा. जिस रॉड की लेंथ L0 थी, एक्सपेंशन की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो हमने इंक्रीज लेंथ मेजर कर ली. इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? है? नहीं है ना? हाँ sir. ओके. केस 2. केस 2 है कि ओनली रूलर एक्सपैंड्स. मतलब रॉड तो ऐसा मटेरियल का बना हो जो एक्सपैंड करता ही नहीं टेम्परेचर के साथ, बट आपका स्केल एक्सपैंड कर जाता है. तो रॉड की ओरिजिनल लेंथ L0 है ना? अब स्केल एक्सपैंड कर गया. तो स्केल अगर एक्सपैंड कर गया तो अगर रॉड यहां तक होता तब स्केल से मेजर करने में आपको L0 मिलता, है ना? हाँ है ना? बोलो जरा. Yes. ये समझने वाला पार्ट है. Yes sir. क्योंकि स्केल एक्सपैंड कर गया तो अब स्केल क्या है? बड़ी लेंथ को छोटा लेंथ बता रहा है. ये लेंथ ओरिजिनली L0 से बड़ी है यहां तक, बट
क्योंकि स्केल एक्सपैंड कर गया है, स्केल को लग रहा है यहीं पर एल नॉट आएगा, है ना। तो ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये कोई और लेंथ है जो एक्सपैंड होके एल नॉट के बराबर हो गई है, देखो तो, है ना, सर समझ में आई बात। तो बेसिकली अगर इसका लेट से अल्फा 1 था जो 0 है इस केस में, इसका अल्फा 2 है, पिछले केस में तो एक ही अल्फा तो मैंने उसी इस नॉट को असाइन कर दिया था, तो मैं बोलूंगा, हालांकि डायग्राम में मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फाइनली रॉड की लेंथ यहां पे मेजर हो रही, राइट। तो ये जो लेंथ एल थी, ये लेंथ एल एक्सपैंड होकर एल नॉट के बराबर हो चुकी है। तो और हमने मेजर क्या किया, एल को मेजर किया, हमने, हमारी मेजरमेंट क्या आई है, एल आई है ना। तो लेंथ एल जो मेजर्ड है वो एक्सपैंड होकर एल नॉट के बराबर हो गया, तो एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू एल नॉट हो गया। मतलब कि जो रीडिंग आई है वो ओरिजिनल रीडिंग एल नॉट से कम आई है। समझ में आई बात। समझ में आया कि नहीं आया, यही हुआ है ना। Yes, sir. That can be approximated to L naught into 1 minus alpha 2 delta t। और अगर e टू पावर में चलते तो ऑब्वियसली और आसानी से आ जाता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना पिछला वाला केस। Last period पर देख लो, कॉपी कर लो। सर नोटेड। ओके noted, sir. ओके, केस 3, बोथ रॉड एंड रूलर एक्सपैंड। अगर दोनों एक्सपैंड कर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए, इसकी ओरिजिनल लेंथ लेट से एल नॉट है, इसके लिए अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 2 है, थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। क्या हुआ, ओहो, अच्छा अच्छा, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। ये क्या होगा, ये जो लेंथ एल नॉट थी ये एक्सपैंड होके एल हो जाएगा, एल जो कि अब इसकी ट्रू लेंथ होगी। एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है ना, एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और एल क्या है, ट्रू लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपका रूलर भी एक्सपैंड हुआ, तो यहां पर कोई एक काम करता हूं, इसको L1 बोल देता हूं, यहां पर कोई लेंथ L था जो एक्सपैंड होकर L1 के बराबर आ गया, है ना। तो ये L क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग या फिर मेजर लेंथ हो जाएगा, राइट, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं L1 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, लिख सकता हूं कि नहीं। Yes, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि L1 इज ऑल्सो इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, जहां L क्या है, मेजर्ड लेंथ है, देयरफॉर एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। दिस implies मेजर लेंथ L is equal to L naught into 1 plus alpha 1 delta t upon 1 plus alpha 2 delta t, which can be approximated to L naught into 1 plus alpha 1 minus alpha 2 delta t। समझ में आया कि नहीं आया।
ये आपके फाइनल आंसर है। क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अल्फा बीटा गामा सबकी यूनिट क्या होती है? क्या होगी? पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है ना, तो अल्फा डेल्टा टी मतलब अल्फा इंटू टेम्परेचर जो है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? m0 l0 t0, क्योंकि वो सिंपली 1 से ऐड हो रहा है ना। तो सबकी यूनिट क्या होती है? पर डिग्री सेंटीग्रेड, या पर केल्विन लिख सकते हो, या पर डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा जा सकता है, बट सिंपल सी यूनिट है ना। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम के मेजरमेंट पे थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होता है? इसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है, लीनियर है, सुपरफिशियल है या वॉल्यूमेट्रिक है, नहीं बता रहा। तो लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक या सुपरफिशियल नहीं दे रखा, तो क्या मानोगे? क्योंकि यूनिट सबकी पर डिग्री सेंटीग्रेड ही है, वॉल्यूमेट्रिक। पर डिग्री सेंटीग्रेड ही है ना तीनों की यूनिट, तो अल्फा बीटा गामा तीनों की। तो आप इसको क्या मानोगे? अल्फा मानोगे कि बीटा मानोगे कि गामा मानोगे? लिक्विड के लिए गामा मानोगे, ध्यान रखो। गामा। गामा मानोगे, क्यों? क्योंकि लिक्विड की लेंथ नहीं होती, लिक्विड का सरफेस एरिया भी नहीं होता, राइट, है ना। वहीं यस सर। अगर दूसरी चीज लिखी गई, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, तो इसका मतलब क्या दे रखा होगा? कंटेनर का अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे दिया गया तो क्या दे रखा होगा? अल्फा दे रखा होगा, बीटा दे रखा होगा कि गामा दे रखा होगा? गामा। अल्फा दे रखा होगा, ध्यान रखिए इस चीज को। सॉलिड के लिए अल्फा दिया जाता है, अगर मेंशन नहीं किया गया है कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तीनों में से क्या है, तब क्या एज्यूम करोगे? अल्फा एज्यूम करोगे। लिक्विड और गैसेस के लिए क्या एज्यूम करोगे? गामा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ये ऐसी चीज है जो कि थ्योरी का पार्ट नहीं है, बट पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, है ना बेटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर अल्फा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड गामा है। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा? 3 अल्फा हो जाएगा, है ना। और ये कंटेनर नहीं है, बेसिकली बीकर है जिसमें रख के आप लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो। लेकिन होगा क्या, हम जानते हैं कि जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड एक्सपैंड करेगा, साथ साथ कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा, है ना। लिक्विड एक्सपैंड करेगा, साथ साथ में कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब रॉड एक्सपैंड किया था, साथ में क्या एक्सपैंड किया था? रूलर भी एक्सपैंड किया था। तो इसलिए जो मेजर्ड वॉल्यूम होगा V, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T, दिस इज द ट्रू वॉल्यूम, है ना, यस सर। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T, दिस विल बी द मेजर्ड वॉल्यूम, दिस इज योर मेजर्ड वॉल्यूम। समझ में आई बात? इसमें वो जो ऊपर वाला आया है वो क्या है? ट्रू वॉल्यूम है। और ये जो V नॉट था ये क्या था? ओरिजिनल वॉल्यूम था। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। जैसे रूलर और रॉड के केस में हुआ था, वैसा ही सेम काम लिक्विड और बीकर के केस में होगा, ठीक है। बस वहां पे अल्फा यूज हुआ था, यहाँ पर गामा यूज हुआ है। लिक्विड का गामा दे रखा था, आपको कंटेनर का अल्फा दे रखा था, तो आपने उससे गामा निकाल लिया 3 अल्फा करके। अगर आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन या थोड़ा सही तरीके से लिखना चाहो तो ये आ जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा माइनस 3 अल्फा डेल्टा T। समझ में आई बात? यहां से पहुंच सकते हो आप कि नहीं पहुंच सकते खुद से? यस सर। देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई है, राइट। दोनों एक्स और वाई दोनों छोटे हैं, तो इसको आप 1 प्लस एक्स
इंटू 1 प्लस वाई टू पावर -1 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई। अभी एक्स वाई को आप निग्लेक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, यही है आपका, है ना।